हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 पर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका माइनर पेपर यानी डीएससी का सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डीयू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इस सीरीज के अंदर हम यूनिट नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे यूनिट 1 के सभी चैप्टर की वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है यूनिट नंबर 2 पर, जिसमें हम आपका डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। यानी यूनिट नंबर 2 के अंदर आज हम ये तीनों चैप्टर को कवर करने वाले हैं आपके। ठीक है, यूनिट चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और साथ ही साथ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप आसानी से अपने मार्क्स को बहुत आसानी से हम कह सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड बस। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1। ये रहा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4, सॉरी 1 नहीं था, 4 था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं। ठीक है, अगर हम इंट्रो की बात करें तो इंट्रो क्या कहता है, जो भी आपकी रिसर्च होती है, जैसे मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है उसके अंदर। ठीक है, बिना योजना के हम कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बिना योजना के करेंगे, बिना प्लानिंग के करेंगे, तो आपकी जो रिसर्च होगी ना, उसके रिजल्ट आपको गलत भी मिल सकते हैं, इनकम्प्लीट भी मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको प्लान बनाना जरूरी होता है कोई भी रिसर्च करते टाइम। ठीक है, और जिससे कि आपको एक अनुसंधान अभिकल्प भी मिलता है, यानी आपको समझ में आता है कि जो रिसर्च का प्रॉपर जो एक डिजाइन जो है, उसका जो एक अभिकल्प है वो क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें, यानी आपका जो रिसर्च का जो अभिकल्प है, यानी आपकी जो रिसर्च का जो डिजाइन है, उसको किस तरीके से डिजाइन करा जाता है, यानी रिसर्च को बनाते समय किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो आपका जो अनुसंधान अभिकल्प होता है, इसका मतलब होता है कोई भी रिसर्च करने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। ब्लूप्रिंट इन द सेंस कि आपने देखा होगा अपने स्कूल्स वगैरह में भी कि जब भी हमारे 9th या 10th के जो एग्जाम होते थे, ठीक है, उसके अंदर हमें स्कूल्स की तरफ से ना एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कराया जाता था, जिसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते थे, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती थी क्वेश्चंस के आने की। तो यहाँ पे अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें तो यहाँ पे आपका जो ब्लूप्रिंट का मतलब है ना रिसर्च के अंदर, वो ये है कि आपको क्या करना है। ठीक है, रिसर्च के अंदर क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है और किन साधनों का यानी किन रिसोर्सेज का आपको उसमें यूज करना है। तो आप जो भी रिसर्च करेंगे ना, उससे उसे करने से पहले आपको इन सारी चीजों का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, यानी एक पूरा खाका तैयार करना है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे क्या सारी चीजें करनी है रिसर्च के दौरान। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो है आपका अनुसंधान अभिकल्प का अर्थ। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अनुसंधान अभिकल्प का मतलब क्या होता है कि ये भी एक ऐसी प्लानिंग होती है कि योजना होती है, जिसमें जो आपके रिसर्चर होते हैं ना, वो ये तय करते हैं कि जो आपकी रिसर्च है वो किस प्रकार से उसे हम व्यवस्थित रूप से पूरा करेंगे। यानी जो रिसर्चर होता है रिसर्च डिजाइन में, वो ये तय करता है, ये सिलेक्ट करता है कि जो जो भी वो रिसर्च कर रहा है उसको किस तरीके से वो करेगा पूरा। ठीक है, किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से उसको वो कंप्लीट करेगा।
अगर हम इसे एक परिभाषा के रूप में समझे तो ये क्या होता है, आपका एक ऐसा ढांचा तैयार करना होता है, मतलब रिसर्चर एक ऐसी प्लानिंग बनाता है जिसके अंदर वो ये पहले ये सारे पॉइंट्स रखता है, ठीक है। वो समझता है सबसे पहले कि समस्या का अध्ययन कैसे होगा, डेटा को कैसे इकट्ठा करना होगा, विश्लेषण कैसे होगा, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन कैसे निकाले जाएंगे। तो अगर हम रिसर्च डिजाइन की बात करें तो जो भी आपके रिसर्चर होते हैं ना, वो इन सारी चीजों का आपका ध्यान रखते हैं, ठीक है। वो ही आपका क्या कहलाता है, अनुसंधान अभिकल्प कहलाता है, यानी रिसर्च डिजाइन कहलाता है, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों होती है, हमें रिसर्च डिजाइन की जरूरत क्यों होती है, क्यों तैयार करना होता है, एक प्रॉपर डिजाइन रिसर्च का क्यों जरूरी होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो शोध को एक नई दिशा मिलती है इससे, शोध को नई दिशा मिलती है, मतलब कि जो भी आप रिसर्च करते हैं उसको एक करेक्ट डायरेक्शन मिलती है, एक सही डायरेक्शन मिलती है। फॉर एग्जांपल, बिना डिजाइन के अगर हम सर्वे करेंगे तो जो भी हमारा डाटा जो होगा ना, वो असंगठित हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जो भी हम रिसर्च करेंगे, हम जो भी रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, उसकी जरूरत हमें इसलिए होती है ताकि हमारी हमारी रिसर्च को एक सही दिशा मिले, एक सही डायरेक्शन मिले। हम किसी भी प्रकार से रिसर्च करते समय भटके ना इन द सेंस कि हम कोई भी गलत डाटा को एनालाइज ना करें, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो फैक्ट बेस्ड हो, ठीक है, डाटा बेस्ड हो। तो ये सारी चीजें जो होती है ना आपकी, वो रिसर्च डिजाइन के अंदर आती है। इसलिए हमें रिसर्च डिजाइन की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमारी रिसर्च को एक सही डायरेक्शन मिले। उसके बाद है आपका समय और साधन की बचत होती है, यानी जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, जो भी आपके रिसोर्सेज लगते हैं, इससे उसकी भी आपको बचत देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद है आपका फॉर एग्जाम्पल कि अगर इसे हम टाइम और संसाधन वाले को समझे तो जैसे आप अच्छा डिजाइन बनाएंगे रिसर्च का, उसमें आपका टाइम भी लगेगा, ठीक है, आपकी मेहनत भी लगेगी, पैसा भी लगेगा। तो इससे क्या हो रहा है ना, रिसर्च डिजाइन बनाने से आपका पैसा, समय और आपकी मेहनत, हार्डवर्क, ये सब कुछ बचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिसर्चर है, उसे क्या करना होता है, उसे रिसर्च के लिए क्वेश्चन आंसर उसको तैयार करने पड़ते हैं। तो अगर वो पहले से वो सारे रिसर्च के टाइम पे पूछने वाले, इंटरव्यू के दौरान पूछने वाले प्रश्नों की पहले से ही एक प्रणाली बना लेगा, एक श्रृंखला बना लेगा, ठीक है, एक क्वेश्चनरी तैयार कर लेगा, तो उसे बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या पूछना था, कैसे पूछना था, वो कंफ्यूज नहीं होगा रिसर्चर। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम भी बच रहा है, मेहनत भी बच रही है, पैसा भी बच रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सही डाटा प्राप्त करने में आपका जो रिसर्च डिजाइन है वो आपकी मदद करता है कि हमें कहाँ से कौन सा डाटा उठाना है, किसको एनालाइज करना है। तो ये सब हमें कौन बता रहा है, रिसर्च डिजाइन बता रहा है। इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, हमें पता चलता है कि हमें डाटा कहाँ से लाना है, कैसे लाना है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल रिसर्च में क्या होता है, जो भी आपके स्टूडेंट होते हैं, टीचर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनमें से किसी का भी डाटा लेना क्या होता है, आपका एक डिजाइन तैयार करना होता है। फिर हमें क्यों जरूरत पड़ती है रिसर्च डिजाइन करने की, तो जो भी आपका कंक्लूजन निकले वो एकदम फैक्ट बेस्ड हो, ठीक है, रियलिटी पे बेस्ड हो, उसके अंदर एक विश्वसनीयता होनी चाहिए। जो भी आपका कंक्लूजन हो एक विश्वसनीयता के साथ बनाने में आपको ये मदद करता है, ठीक है। यदि कोई भी डाटा सही तरीके से कलेक्टेड है, एनालाइज होगा, तभी आपका जो कंक्लूजन होगा वो अच्छे से होगा। रिसर्च डिजाइन करने से हमारे जितने भी एरर्स होते हैं ना, जितनी भी त्रुटियां होती हैं, ये भी बहुत कम हो जाती हैं। यानी डिजाइन करते समय हम पहले ही सारी चीजों को मैनेज करके चलते हैं, जिससे आपकी जो बाइसेस होती हैं, जो भी गलतियां होती हैं, वो बहुत कम होती है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो आपका रिसर्च डिजाइन के उद्देश्य की बात करें तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आवश्यकता क्यों होती है, उसके अपोजिट आपके इसके उद्देश्य होंगे। यानी हमारी जो समस्या है उसे हमें समस्या का अध्ययन हम क्लैरिटी से कर पाएंगे, समस्या को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। जो भी आपके पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम एक प्लान बना पाएंगे, ठीक है, कौन सा डाटा कहाँ से लेना है, कैसे करना है, उसके बाद क्या स्टेप फॉलो करना है, ये सारी चीजें। उसके बाद रिसर्च डिजाइन का नेक्स्ट उद्देश्य जो है आपका वो है कि विश्लेषण की प्रक्रिया तैयार करना, ठीक है, एनालाइज करना डाटे को और मेथड का यूज करना एनालाइज करने के बाद। उसके बाद है आपका निष्कर्ष निकालने में हेल्प करता है और इसकी वैधता और विश्वसनीयता बढ़ती है। यानी एक्यूरेट रिलेबल डाटा जो होता है हमें रिसर्च के दौरान वो इससे मिलता है, यानी वैधता, वैलिडिटी आपकी बनी रहती है डाटा के अंदर। अब हम बात करते हैं आपकी रिसर्च डिजाइन की विशेषताओं की। तो जैसा मैंने भी आपको बताया, उद्देश्य भी जो है आपके वो यही है कि आपकी जो रिसर्च हो उसके अंदर स्पष्टता हो, क्लैरिटी हो, आसानी से आपका डिजाइन जो भी आप रिसर्च डिजाइन बना रहे हैं उसे पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाए, ठीक है, व्यवस्थित हो, यानी सिस्टमैटिक हो, हर स्टेप को हमने फॉलो करा हो, स्टेप बाय स्टेप अपनी रिसर्च को करा हो, ठीक है। उसके बाद है लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी होता है। जरूरत पड़ने पे जो भी आपका डिजाइन होता है उसको आपको बदलने का आपके जो चांसेस होते हैं, जो संभव इसको ये पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद है उद्देश्य परकता। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिविटी जो होती है ना आपकी, इसमें पर्सनल बाइसेस नहीं होता, ठीक है, रिसर्च डिजाइन करते समय कोई भी पर्सनल बाइसेस नहीं होता, इससे मुक्त होते हैं। सटीकता यानी एक्यूरेसी हमें पता चलती है, जो भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं, जो भी एनालाइज करते हैं, उसमें हमें एक एक्यूरेसी पता चलती है, एक सटीकता पता चलती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, रिसर्च डिजाइन के घटक यानी आपके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले क्या करता है, आपकी प्रॉब्लम सिलेक्शन में आपकी मदद करता है। आप पहचान पाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, किस विषय पे आपको रिसर्च करनी है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा का छात्रों के ऊपर क्या प्रदर्शन का प्रभाव पड़ रहा है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में ये एक समस्या दी हुई है। ठीक है। उसके बाद है उद्देश्य। हमें इससे पता चलता है, रिसर्च डिजाइन के कंपोनेंट से हमें ये पता चलता है कि उद्देश्य क्या है रिसर्च करने का, ये हमें उसमें क्लैरिटी मिल जाती है। परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, ठीक है, इससे हमें एक अनुमान मिल जाता है, एक हम अपना एक अंदाजा लगा लेते हैं कि हमें किस तरीके से रिसर्च के टाइम पे अपनी जांच को रखना है। एक वेरिएबल मिल जाता है, यानी एक ऐसे तत्व मिल जाते हैं, ऐसे चर मिल जाते हैं जिनका अध्ययन करके हम अपनी रिसर्च को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और भी ज़्यादा सरल बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें दो वेरिएबल देखने को मिलते हैं, यानी दो चर देखने को मिलते हैं। जो पहला है आपका वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके अंदर आपकी ऑनलाइन एजुकेशन आती है। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके अंदर आपका स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये दो वेरिएबल दिए गए हैं। फिर आपका जो भी नमूना चयन है, यानी जो भी सैम्पलिंग है रिसर्च में, ठीक है, किसी भी ग्रुप पर अगर आप क्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, रिसर्च किया जा रहा है, तो ये तय किया जाता है कि उसके अंदर कितने लोगों का सैंपल लेना है। सपोज दैट मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है कि 100 स्टूडेंट्स है, तो उसका सैंपल 100 ही हमें लेना होगा। हमें पता करना होगा कि कितने जो सैंपल्स हैं वो कितने लोगों पर रिसर्च की जा रही है और किस तरीके से हमें सैंपल को रखना है। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है डाटा संग्रहण के तरीके। डाटा को हम कैसे संग्रहण कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सर्वे के थ्रू, इस तरीके से हम अपने डाटे को संग्रह करके रख सकते हैं, यानी कलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद डाटा एनालाइज, आपको पता ही है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। डाटा एनालाइज करना यानी परसेंटेज निकालना या ग्राफ के थ्रू समझाना कि कितने लोग जो है, जो जैसे आपका सर्वे में होता है। ठीक है, डाटा एनालाइज जो होता है ना आपका, वो सबसे ज़्यादा काम करता है आपका सर्वे में। इसमें हम पता लगा पाते हैं, परसेंटेज ग्राफ के थ्रू हम पता लगा पाते हैं कि समस्या क्या है। उसके बाद आता है आपका रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग भी यही होती है कि ये जो होती है ना रिपोर्ट राइटिंग, वो आपके रिसर्च के एंड में की जाती है। ठीक है, ये आपकी ना रिसर्च की एंड के अंदर की जाती है, मतलब जब रिसर्च खत्म होने वाली होती है, एंड में हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसमें हमारा एक व्यवस्थित रूप होता है, सिस्टमैटिक आपका एक प्रोसेस होता है रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका रिसर्च डिजाइन के टाइप यानी प्रकार। कौन कौन से आपकी रिसर्च डिजाइन के टाइप्स हैं, प्रकार हैं। तो सबसे पहला आपका कौन सा आता है, अन्वेषणात्मक अभिकल्पना। ठीक है, अभिकल्प यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, जिसके अंदर आप एक्सप्लोर करते हैं किसी भी विषय के बारे में। अगर आपको जानकारी कम है तो आप क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, समस्या को जानने के लिए जो भी आपके पास जानकारी होती है, जो भी डाटा होता है, आप उसको कलेक्ट करते हैं। उसी के बेस पे आप क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, डाटे को ज़्यादातर एनालाइज करते हैं और फिर आप अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। फिर है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन यानी वर्णनात्मक अभिकल्प। वर्णनात्मक अभिकल्प में क्या होता है, कोई भी आपकी स्थिति है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी घटना इंसिडेंस है, उसका जो भी विवरण होता है, यानी जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, वो हमें किससे मिलता है, आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन से मिलता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, जो भी आपकी रियल सिचुएशन है उसको बताना होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका व्याख्यात्मक या फिर हम कह सकते हैं कारणात्मक अभिकल्प, यानी इसके अंदर आपका एक्सप्लोर जो भी आपकी कैजुअल रिसर्च डिजाइन एक तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपको बताता है कि क्या कॉजेज हैं, ठीक है, किसी भी समस्या के पीछे के कारण को और उसके प्रभाव को, ये जो रिसर्च का डिजाइन है ये हमें ये बताता है। उसके बाद है आपका प्रायोगिक अभिकल्प यानी आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या होता है, ये रिसर्चर जो होता है ना, इसमें वो क्या करता है, प्रैक्टिकल देख करके देखता है, यानी एक्सपेरिमेंट प्रायोगिक के थ्रू ये करता है, उसी के आधार पर उसको जो परिणाम होते हैं वो मिलते हैं रिसर्च के दौरान। फॉर एग्जाम्पल कि दो ग्रुप बनाकर अलग अलग टीचिंग मैथड्स का हम क्या देख सकते हैं, इसमें प्रभाव देख सकते हैं। सपोज दैट टीचर ने दो ग्रुप बनाए, ठीक है, अलग अलग टीचिंग मैथड अपनाए और इनको पढ़ाना स्टार्ट करा स्टूडेंट्स को। उसके बाद उन्होंने क्या करा, प्रैक्टिकल देखा। ठीक है, प्रायोगिक अभिकल्प में क्या आता है, आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके या कोई प्रैक्टिकल करके डिजाइन को जब हम समझते हैं, पूरे रिसर्च को समझते हैं, वही आपका प्रायोगिक अभिकल्प कहलाता है। गैर प्रायोगिक अभिकल्प क्या होता है, जिसमें हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल नहीं करते हैं, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ये आपका कहलाता है रिसर्च का। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार का आपका प्रयोग नहीं होता, यानी आपका कोई भी प्रैक्टिकल इसके अंदर नहीं होता। अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, जो है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन, इसमें क्या होता है, जो भी आपकी पास्ट की जितनी भी इंसिडेंट्स होते हैं ना, उनका एक अध्ययन किया जाता है, उनको क्या करा जाता है, समझाया जाता है, उन पर स्टडी की जाती है। अब हम बात करते हैं एक अच्छा अनुसंधान अभिकल्प कैसा होना चाहिए, यानी एक अच्छा रिसर्च डिजाइन कैसा होना चाहिए। उसके अंदर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, स्पष्टता होनी चाहिए, उद्देश्य के अनुसार होने चाहिए, संसाधनों के अनुसार होने चाहिए, और आपका उसके अंदर समय प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, त्रुटियां मुक्त होना चाहिए, नैतिक पालन होनी चाहिए। और जो भी हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं उसे ध्यान में, उसे बनाते समय ध्यान में रखने वाली कौन सी बातें होती हैं कि जो भी हमारी समस्या है उसमें क्लियरिटी हो। ठीक है, सही सैंपल हम ले, सही टूल का हम चयन करें, ठीक है, बायसेस से बचे, एथिकल रूल्स को फॉलो करें, डाटा अपना जो हो रिएबल हो। ठीक है,
अब हम बात करते हैं आपका एजुकेशन के अंदर जो रिसर्च डिज़ाइन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या करता है, आपकी जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है, सुधार है, उसमें मदद करता है, छात्रों की समस्या को समझने में मदद करता है। नई नई हमारे टीचिंग मेथड इससे क्या होते हैं, आपके डेवलप होते हैं, और जो भी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ होती हैं उसको बनाने में भी आपका सहायता करता है। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन के जो लाभ हैं, यानी आपके अनुसंधान अभिकल्प के जो लाभ है, एडवांटेज है, वो क्या है कि ये रिसर्च को एक ऑर्गेनाइज्ड करता है, यानी एक व्यवस्थित रूप देता है, स्टेप बाय स्टेप हमें बताता है पूरी प्रक्रिया। इससे हमारे पैसे की और समय की बचत होती है, सही कंक्लूजन हमें मिलता है, और गलतियों के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। रिसर्च की क्वालिटी भी ये बढ़ाता है। वहीं अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करें, यानी सीमाओं की बात करें, तो ये समय लेने वाला हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सही प्लानिंग ना हो तो ये गलत रिजल्ट भी हमें दे सकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम जानते हैं इसका पूरा कंक्लूजन। ठीक है, इसका पूरा कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन को समझते हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का। तो जो भी आपका रिसर्च डिजाइन होता है ना, वो किसी भी रिसर्च का एक बेस्ड होता है। ठीक है, ये रिसर्च को क्या करता है, एक संगठित रूप देता है, स्पष्ट देता है और साइंटिफिक बनाता है। एक अच्छा रिसर्च डिजाइन ही जो होता है ना आपका, वो डाटा, सही डाटा को रिप्रेजेंट करता है, एनालाइज करता है, सही निष्कर्ष तक आपको पहुंचाता है। तो इसलिए हर रिसर्चर को जरूरत है एक रिसर्च डिजाइन को समझना, उसको सही तरीके से बनाना और उसको अप्लाई करना। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो अगर हम बात करें शोध संकल्पना की, तो अब ये शोध संकल्पना क्या होती है। तो अगर हम शोध संकल्पना की बात करें, तो यानी आपके रिसर्च के टाइम पे जो भी आप काम शुरू करते हैं, उससे उसे शुरू करने से पहले जो आप प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है, योजना बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, शोध संकल्प कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें बताया जाता है शोध संकल्पना के अंदर कि आपका जो विषय होगा वो किस तरीके से होगा, किस पे आप रिसर्च करेंगे, क्या किस पे आप शोध करेंगे, ठीक है, और क्यों करेंगे, किस लिए किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किन किन रिसोर्सेज का आप यूज़ करेंगे, क्या क्या प्रैक्टिकल होगा, क्या क्या प्रयोग करेंगे, उसके रिजल्ट क्या मिलेंगे। तो ये सब आपका शोध संकल्पना के अंतर्गत आता है। वहीं सरल शब्दों में समझे तो शोध करने की सबसे पहले बनाई गई लिखित योजना ही आपकी क्या कहलाती है, शोध संकल्पना कहलाती है। यानी शोध संकल्पना मीन्स कि कोई भी रिसर्च करने से पहले जब आप एक पूरा लिखित योजना यानी अपनी रिटर्न प्लानिंग जो बनाते हैं, वही आपका शोध संकल्पना कहलाता है। ठीक है, जिसके अंदर रिसर्चर बताता है कि क्या करना है, उसे रिसर्च के अंदर किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है, क्या क्यों करना है, किस लिए करना है और किस प्रकार से करना है। वहीं अगर हम बात करें शोध संकल्पना की आवश्यकता की, क्यों ज़रूरी होती है भाई ये प्लानिंग, ठीक है, रिसर्च प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है, वो इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हम हमारी जो रिसर्च है उसको एक सही डायरेक्शन मिल सके, टाइम की बचत हो सके, जो भी हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो भी हमारे सही रूप से उसको हम व्यवस्थित रूप से उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, शोध की स्पष्टता के लिए, यानी जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसके अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत होती है एक रिसर्च प्लानिंग बनाने की। अब हम बात करते हैं रिसर्च प्लानिंग की विशेषताएं क्या होती है, यानी आपकी क्वालिटीज़ क्या होती है रिसर्च की। ठीक है, तो शोध संकल्पना की जो विशेषता है ना, वो क्या है कि जो भी आप शोध कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, वो उसमें एक स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी एक्स्ट्रा की कोई भी बातें जो होती है ना, आपकी अनावश्यक बातें होती है, वो ऐड ऑन नहीं होनी चाहिए रिसर्च के अंदर। तार्किकता होनी चाहिए, ठीक है, व्यवहारिकता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए और उद्देश्यपरकता होनी इसके अंदर चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं शोध संकल्पना के मुख्य भाग की। तो शोध संकल्पना के मुख्य भाग की बात करें तो इसमें अभी क्या आता है, आपको पता होना चाहिए, शोधकर्ता को यानी रिसर्चर को पता होना चाहिए कि वो किस विषय के ऊपर अपना रिसर्च करने वाला है, किस विषय के ऊपर वो शोध करने वाला है। समस्या की उसे पहचान होनी चाहिए कि किस समस्या से जुड़ी हुई जो शोध जो है वो किस समस्या से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए, रिसर्चर को पता होना चाहिए कि आपकी जो रिसर्च है, जो शोध है, उसको करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। साहित्य समीक्षा उसमें ऐड होनी चाहिए, पद्धति को चुनना चाहिए, यानी जो भी आपके मेथड्स है रिसर्च के उसको चुनना चाहिए। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका बनाना चाहिए चुन के। ठीक है, उसके बाद संकल्पना लिखना, यानी आपका जो भी व्यवस्थित रूप में जो भी आप जानकारी लिखते हो उसे लिखा होना चाहिए। समीक्षा और सुधार, ठीक है, समीक्षा भी हम कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक अच्छी रिसर्च प्लानिंग की, यानी अच्छी शोध संकल्पना कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर कैसी होनी चाहिए कि उसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। ठीक है, विषय उपयुक्त होनी चाहिए, योजना कैसी होनी चाहिए, एकदम व्यवहारिक होनी चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, शोध जो होना चाहिए आपका वो नैतिकता का उसमें पालन हो। ठीक है, सभी भाग व्यवस्थित होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो क्या कर रही हैं, आपकी जो रिसर्च है उसको क्या करती हैं, बनाती हैं। ठीक है, और शोध संकल्पना का महत्व क्या है, जैसे मैंने भी आपको बता ही दिया है। शोध संकल्पना का महत्व क्या है कि जो भी आपकी रिसर्च है उसको ये एक सिस्टमैटिक रूप देती है, टाइम की बचत करती है, रिसोर्सेज का सही यूज़ करना सिखाती है हमें। ठीक है, जो भी आपकी रिसर्च की क्वालिटी है उससे वो बढ़ती है, और साथ में आपका जो भी शोधकर्ता का जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है। वहीं अगर इसके एडवांटेज की बात करें, यानी लाभ की बात करें, तो इससे क्या होता है, हमारी रिसर्च को एक सही डायरेक्शन मिलती है, आपका जो काम होता है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है। ठीक है, टाइम और समय की बचत होती है, आपकी जो रिसर्च होती है वो विश्वसनीयता से भरी हुई होती है। ठीक है, वहीं अगर इसकी लिमिटेशन की बात करें तो इसमें लिमिटेशन क्या होती है कि जो भी आपकी रिसर्च प्लानिंग होती है ना, वो एक सीमित पक्ष तक हो सकती है।
सकती है, यानी उसके अंदर भी लिमिटेशंस होती हैं, इसमें समय लागत भी लगती है, कई बार जानकारी अधूरी होती है, तो ये कमज़ोर भी पड़ सकती है आपकी रिसर्च। ठीक है, कुछ स्थिति में बाद में परिवर्तन भी करना पड़ सकता है, यानी फ्लेक्सिबल भी होती है कई बार हमारी रिसर्च, और जटिल विषयों पर हमें संकल्पना बनाने में भी इससे कठिन हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें शोध संकल्पना यानी रिसर्च प्लानिंग और रिसर्च डिजाइन की, इन दोनों के बीच की डिफरेंस की अगर हम बात करें यानी अंतर की बात करें, तो दोनों के बीच में बहुत अंतर है। ठीक है, जो आपकी शोध संकल्पना है वो क्या है, शोध करने से पहले, रिसर्च करने से पहले जो आपकी रिसर्च प्लानिंग है वो क्या की जाती है, रिसर्च प्लानिंग को किया जाता है। ठीक है, शोध करने से पहले बनाई गई योजना आपकी शोध संकल्पना के अंतर आती है। वहीं अगर हम रिसर्च डिजाइन की बात करें तो ये आपका रिसर्च का एक पूरा रूपरेखा होती है। ठीक है, शोध की जो दिशा होती है अनुमति के लिए, ठीक है, ये शोध संकल्पना जो होती है, जो आपकी रिसर्च प्लानिंग जो होती है वो आपको एक परमिशन देती है, एक सही डायरेक्शन देती है, ये लिखित रूप से होती है। और वहीं अगर हम रिसर्च डिजाइन की बात करें तो ये जो भी आपकी रिसर्च जो होती है उसको अप्लाई करने के लिए आपका जो होता है रिसर्च को करा जाता है, और साथ में इसमें कार्य योजना भी आपकी होती है। तो ये है आपका इसके अंदर डिफरेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षा के अंदर आपका जो शोध संकल्पना का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। एजुकेशन के सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपकी जो रिसर्च प्लानिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो भी आपके शिक्षा के अंदर जो भी नई समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो शिक्षक के सामने हो चाहे वो छात्र के सामने हो, ठीक है, उनका हम आसानी से पता लगा सकते हैं, फिर सुधार कर सकते हैं। जो भी आपके टीचिंग मेथड्स हैं उनका हम अच्छे से विश्लेषण करके उसमें सुधार ला सकते हैं। ठीक है, छात्र की कठिनाइयों का विश्लेषण कर सकते हैं, नई नई नीतियों का अध्ययन कर सकते हैं, और स्कूल का जो एक एनवायरनमेंट है उसका भी असेसमेंट कर सकते हैं कि किस वजह से छात्रों को पढ़ने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। ठीक है, अब हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो शोध संकल्पना जो है आपका ये पूरा पार्ट वो किसी भी रिसर्च का एक बेस्ड होता है। ठीक है, एक आधार होता है। शोधकर्ता को ये तय करने में मदद मिलती है कि उसे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। बिना शोध संकल्पना के शोध जो होता है ना वो आपका असंगठित और कमजोर हो सकता है। इसलिए आपकी जो रिसर्च होती है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर, और व्यवहारिक शोध संकल्पना भी जो होती है आपकी वो कैसी होती है, सफल होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है आपका चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 6। ठीक है, यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 6 जो है इसके अंदर आपका पूरा एक क्या बताई गई है, रिसर्च की जो साहित्य समीक्षा है उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। अगर हम साहित्य समीक्षा की बात करें तो साहित्य समीक्षा का यहाँ पे अर्थ है कि जो भी विषय पर आप शोध कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें से आपको जो भी आपने उसमें साहित्यों का यूज करा है, जैसे आपकी पुस्तकें हो गई हैं, ठीक है, आपके रिसर्च पेपर हो गए यानी शोध पत्र हो गए, लेखा जोखा हो गया आपका, ठीक है, और रिपोर्ट्स हो गई और थीसिस हो गए, ये सारे के सारे जितने भी आपके रिसोर्सेज है ना वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, साहित्य समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जिसमें जो भी आपका रिसर्चर होता है ना वो सबसे पहले ये समझता है कि उसको उस सब्जेक्ट के अंदर क्या, उस विषय के अंदर क्या काम उसका हो चुका है, क्या निष्कर्ष निकालना है, कौन सी बातें हैं, कौन सी अभी इसके अंदर अस्पष्टता है। वहीं अगर हम सरल शब्दों में साहित्य समीक्षा का मतलब जाने तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पहले हम शोध को पढ़ेंगे, उसका कंक्लूजन निकालेंगे, कमियों को पहचानेंगे और फिर अपनी रिसर्च को, शोध को एक नई डायरेक्शन देंगे, दिशा देंगे। ठीक है, अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो इससे हमें एक विषय की एक स्पष्ट गहराई मिलती है, ठीक है, समझ मिलती है। दूसरा कि शोध की पुनर्विधि से इसे हम बचाव करते हैं, यानी सबसे पहले विषय पर हम उसी विषय की रिसर्च कर चुके होते हैं जिसमें हमें बताता है कि कोई पहले से काम हो चुका है या नहीं। मतलब एक तरीके से ये लगा लो, हमारे जो पॉइंट्स होते हैं ना हम उसे दोहराने से बच जाते हैं। ठीक है, रिसर्च के अंदर जो आपकी पुनरावृत्ति होती है ना, जो भी आपके अनावश्यक जो पॉइंट होते हैं उसे रिपीट करने से हम बच जाते हैं। इसकी ये भी क्वालिटी है, ये भी महत्व है। ठीक है, शोध समस्या को सही ढंग से हम चुनने में हमारी मदद करता है साहित्य समीक्षा। ठीक है, जो भी आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, और जो भी आपके शोध पत्र होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को सही ढंग से समझ सके और उसका सोल्यूशन निकाल सके। ठीक है, शोध पत्र बनाने में भी हेल्प होती है, यानी आपके रिसर्च पेपर को बनाने में भी आपकी सहायता करता है। जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं रिसर्च पेपर बनाने में उसमें भी आपकी हेल्प करता है। शोध में आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है, यानी आपके ट्रस्टेबल बनाता है। ठीक है, शोध को, रिसर्च को, और ज्ञान की कमी का भी इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे किस चीज़ की हमें नॉलेज में कमी आ रही है या क्या आ रहा है। ठीक है, और ये एक आपका सिद्धांतिक आधार का मजबूत होता है। मतलब सिद्धांतिक आधार की अगर हम बात करें तो ये आपका प्रिंसिपल बेस्ड होता है। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो शोधकर्ता होता है ना, जो रिसर्चर होता है, उसे समझ में आ जाता है कि कौन से प्रिंसिपल का किस समस्या के लिए हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे सॉर्ट सकते हैं, मतलब सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, साहित्य समीक्षा की अगर शोध की बात करें तो इसके कौन कौन से रिसोर्सेज है, तो सबसे पहला इसको हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हो। पहला है आपका प्राथमिक स्रोत, दूसरा है द्वितीयक स्रोत। ठीक है, प्राथमिक स्रोत के अंदर आपके जितने भी रिसर्च पेपर आते हैं, ठीक है, शोध प्रबंधन आते हैं, मौलिक रिपोर्ट्स आती है, प्रयोगात्मक आपके अध्ययन आते हैं, वो सब आते हैं। अगर हम सेकेंडरी रिसोर्सेज की बात करें यानी द्वितीय स्रोत की बात करें तो इसमें आपकी पुस्तकें आती है, समीक्षा लेखन आता है, ठीक है, संक्षिप्त रिपोर्ट आती है और आपका एंड में कंक्लूजन यानी सारांश आता है। अन्य स्रोत की बात करें तो इसमें आपका इंटरनेट लेख,
ठीक है। और सरकारी रिपोर्ट और जो भी आपके जर्नल्स होते हैं वो इसके अंदर ऐड ऑन होते हैं। वहीं अगर हम साहित्य समीक्षा की पूरे एक प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो भी आपका विषय होता है ना, जिस पे भी जो भी सब्जेक्ट होता है, जिस पे भी आपकी जो भी समस्या होती है, जिस पे भी रिसर्च करनी है, पहले उसको समझा जाता है, ठीक है, उस समस्या को। फिर उसी से रिलेटेड आपका साहित्य ढूंढा जाता है, ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च पेपर है, उनको ढूंढा जाता है, फिर उनका उपयोग किया जाता है, फिर उन्हें पढ़ा जाता है, समझा जाता है, ठीक है। फिर मेन जो आपके बिंदु होते हैं, मुख्य बिंदु जो होते हैं, उन्हें उनका एक नोट्स बनाया जाता है। फिर आपकी जो उसमें समानता है, जो भिन्नता है, उसका एनालाइज किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। इसी प्रकार से जो आपकी समस्या है, शोध को समस्या के साथ फिर उसे जोड़ा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अच्छी साहित्य समीक्षा शोध की विशेषताएं क्या है। कि इसमें व्यवस्थित रूप होता है, क्लैरिटी होती है, ठीक है, विषय से संबंधित होता है, इसमें आलोचनात्मक होता है, और साथ में आपकी जो भी शोध से संबंधित समस्याएं होती हैं वो जुड़ी हुई होती है। वहीं अगर हम इसको बनाते समय सावधानियों की बात करें तो इसमें केवल आपको भरोसेमंद सोर्सेज पे ही उपयोग करना होता है, ठीक है। पुराने या अप्रासंगिक सामग्री जो होती है उससे बचना होता है, और एक ही बात को बार बार नहीं लिखना होता, ठीक है। और जो भी आपका कंक्लूजन होता है उसके अंदर आपको अंधाधुंध विश्वास नहीं करना होता, जो फैक्ट रियल बेस्ड जो बातें होती है उसी को ही बताना होता है। और सभी सूत्र जो होते हैं आपको उसे सही तरीके से बनाना होता है। तो अगर हम इसे शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन को समझे, यानी पूरे इस चैप्टर के कंक्लूजन की निष्कर्ष की बात करें, तो साहित्य समीक्षा शोध का एक महत्वपूर्ण भाग है। यानी आपका जो साहित्य समीक्षा जो है वो आपका रिसर्च के अंदर एक महत्वपूर्ण भाग है, और ये एक रिसर्चर को विषय की समझ, विषय की समस्या, ठीक है, या हम कह सकते हैं समस्या पहचान, शोध प्रश्न बनाने और सही डायरेक्शन यानी सही दिशा में आगे बढ़ने में एक रिसर्चर की ये हेल्प करता है। और बिना साहित्य समीक्षा के जो हमारी रिसर्च होती है ना वो इनकम्प्लीट रहती है, ठीक है, अधूरी रहती है और कमज़ोर भी हो सकती है। तो इसलिए हमारा जो साहित्य समीक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो एक बेस है, एक आधार है आपका, ठीक है, शोध के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। यूनिट नंबर 2 के सभी चैप्टर को मैंने आपको तीनों की तीनों ये जो चैप्टर हैं इनको हमने अभी शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, ठीक है, कोई क्वायरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके डायरेक्ट हमसे डीएम करके पूछ सकते हैं जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी क्वायरी है। और साथ ही साथ अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप सभी हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी क्लासेस के लेक्चर के लिंक मिलते हैं और साथ में सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ, नए चैप्टर्स के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।